एटॉमिक कोलिजन में हमने क्या कहा था कि एटम के एक्साइटेशन की बात करेंगे कैसे, जब कोई दूसरी चीज आकर के एटम से क्या करे, टकराए, मतलब कोई दूसरा एटम ही टकराए या सब एटॉमिक पार्टिकल टकराए, मतलब टक्कर के दौरान जो लॉस होगा एनर्जी का वो एटम को एक्साइट करने में जाएगा, ना कि किसी और जगह पर जाएगा। ठीक है, अगर जाएगा तो, नहीं जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं फिर तो। अब जरा एग्जाम्पल से लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास क्या है, एच एटम रेस्ट पे, और कैसा है, ग्राउंड स्टेट में। ये न्यूट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है के नॉट, ठीक है, ये दे रखा है हमें, कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, के नॉट, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, लिखो assuming collision to be head on, assuming collision to be head on, collision कैसा है, head on है पहली चीज, and mass of neutron and H atom nearly same, mass of H atom and neutron nearly same, दोनों के मास भी हमने क्या मान लिए, सेम मान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मतलब दोनों के मासेस सेम है, और क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, इतनी बात। अब मतलब इसका मास अगर m कह रहा हूं तो हाइड्रोजन एटम का मास भी क्या है, m है, और ये वेलोसिटी कितनी है, u नॉट, काइनेटिक एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग कितनी, k नॉट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप देखो एक मिनट, कोलिजन के दौरान एक तो हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है, इतनी बात, और दूसरी चीज हम क्या बात करेंगे, लॉसेस की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप ऐसे देखो, अगर ये आकर के इससे टकरा रहा है तो जो लॉस होता है कोलिजन के दौरान, हेड ऑन कोलिजन में, दैट इज, कौन से चैप्टर में पहुंच गए मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास में, कोलिजन अभी नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। आप जब कोलिजन पढ़ोगे तो आपको लॉस दिया जाएगा हेड ऑन कोलिजन में, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, वेयर e इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है, जो लॉस होता है कोलिजन में, लॉस ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन इज हाफ, आपको ये प्रूव करा देंगे सर ना, मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, वेयर u1 एंड u2 आर व्हाट, इनिशियल वेलोसिटीज किसकी, दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स की, टक्कर से पहले वाली वेलोसिटीज हैं, और e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये लॉस है, ठीक है, इतनी बात। लॉस आपका मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। अच्छा, लड़की कह रही है कि सब 10:25 से पहले शुरू कर दी, रुक जा, फिर बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एटॉमिक कोलिजन की बात कर रहा था, मैंने एक एग्जांपल से शुरू किया एटॉमिक कोलिजन को, मैंने कहा एक न्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रॉन इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके आ रहा है, के नॉट, ठीक है, और वेलोसिटी उसके करस्पॉन्डिंग कितनी, यू नॉट। कोलिजन हेड ऑन, दूसरी बात, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली क्या, सेम, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब मैं कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था कि एटॉमिक कोलिजन्स जब होते हैं तो जो भी लॉस होता है वो किस काम में जाता है, एटम को एक्साइट करने में जाता है, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं एक्साइट कर पाएगा, ठीक है। अब जब हम कोलिजन पढ़ते हैं हेड ऑन वाला, तो हमें एक बात और पता चलती है कि हेड ऑन कोलिजन के दौरान लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है
वो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ये आप पढ़ोगे अभी सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में जब सर आपको कराएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इतनी बात। इसमें u1 और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। ठीक है, इतनी बात। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोलिजन के दौरान लॉस जीरो भी होता है जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। और देखो आ भी रहा है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है, ई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, लॉस क्या हो गया, 0 हो गया। लॉस मैक्सिमम होता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इनइलास्टिक मतलब ई की वैल्यू क्या, 0। तो जरा देखो लॉस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और अदरवाइज अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो लॉस होगा जरूर, लेकिन वो मैक्सिमम भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को मैं यूटिलाइज करूं इस केस के लिए, तो जरा देखो क्या कहानी है। लॉस कितना आ रहा है हमारे पास, हाफ m1 m2 m स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 2m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यानी कि u0 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यही कहानी है कि नहीं है? कितना हो गया, 1/4 m u0 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? इतना ही लॉस है हमारे पास एनर्जी का। ठीक है, दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू एक्साइट व्हाट, एच एटम। हाँ या ना? किसको एक्साइट करने में काम आएगी, एच एटम को, अगर पॉसिबल है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा होगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इतनी बात। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये लॉस आ गया हमारे पास। अब ये लॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। कब, जब कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, हम केसेस लेते हैं। केस 1, E is equal to 1, perfectly elastic collision, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लॉस इज व्हाट, 0। ठीक है, इतनी बात। और आपको पता है जब लॉस 0 होता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, मासेस सेम होते हैं, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो टक्कर के बाद न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ गया और एच एटम u0 से k0 काइनेटिक एनर्जी लेकर के चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन एक और मजेदार बात है, ये u0 से चला तो गया काइनेटिक एनर्जी k0 लेकर के, लेकिन ये एक्साइट नहीं हुआ। ये एक्साइट होने के लिए क्या होना चाहिए था, जो H एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था वो क्या करना चाहिए था, हायर स्टेट में जाना चाहिए था। तो लॉस हुआ ही नहीं, वो एनर्जी कहीं मिली ही नहीं इसे। तो ये सिर्फ, ये अभी भी किस में है, ग्राउंड स्टेट में। तो एक कहानी ये है। हाँ या ना? अरे ये सुनो, एक इशू तो ये है। तो ये तो कहानी हो गई पहली। ठीक है, जब लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो सारी कहानी खुल के आएगी। दूसरा केस क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, मिटा दूं इसे। अपने पास क्या, हम एटॉमिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो अगेन जब एटॉमिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये न्यूट्रॉन है, ये H एटम ग्राउंड स्टेट पे है, रेस्ट पे है, न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी k0 लेके आ रहा है, या कितनी वेलोसिटी इनिशियल इसकी, u0 है। ठीक है, इतनी बात। तो अब ये जब न्यूट्रॉन हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, मासेस दोनों के सेम अज्यूम कर रखे हैं हमने, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये लॉस आ गया। इसी को और अच्छे से लिख सकते हैं हम, कितना, k0/2 1 माइनस ई स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? अब जरा देखो, ये लॉस आया। ठीक है, दिस लॉस विल बी यूटिलाइज्ड टू एक्साइट दिस एच एटम। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, मैंने केस 1 लिया, मैंने कहा ई की वैल्यू 1 है, मतलब कैसा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस क्या हो गया, 0। लॉस 0 हो गया तो एक्साइटेशन अब एच एटम का नहीं हो सकता। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज के एक्साइटेशन नहीं हो सकता है और इलास्टिक कोलिजन है, मासेस सेम है, हेड ऑन कोलिजन है,
तो हमने पढ़ा हुआ कोलिजन में कि हेड ऑन मास कोलिजन में और मास से सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो, तो वेलोसिटीज क्या कर जाती है, इंटरचेंज, मतलब न्यूट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा और ये कितने से u0 से चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी लेकर के ये चला जाएगा। लेकिन ये अभी भी किसमें होगा, ग्राउंड स्टेट में। कोई इशू है इसमें? अब दूसरा केस लेते हैं बेटा। अब केस 2 देखो आप, E is equal to 0, perfectly in elastic collision, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया तो लॉस कैसा है, मैक्सिमम, और कितना बेटा, k0/2, हाँ या ना, कितना लॉस हो गया, k0/2। अब मेरी बात सुनो, अगर ये k0/2 10.2 या उससे बड़ा है, 10.2 या उससे बड़ा है, तो H एटम क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर ये k0/2 10.2 से कम आता तो एक्साइट तब भी नहीं होगा भाई, क्योंकि H एटम को एक्साइट होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 चाहिए, हाँ या ना, ठीक, इतनी बात। तो अब जो मेडिकल में सवाल आने वाला है वो यही आएगा कि न्यूट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जिसके लिए H एटम क्या हो सके, एक्साइट हो सके, ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है हमारे पास, फॉर H एटम to get excited, k0/2 must be greater than equal to what, 10.2 electron volts, yes or no, हाँ या ना। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से आना चाहिए, k0 is greater than equal to what, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के जब कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा 20.4 या इससे बड़ी, तो क्या हो सकता है, H एटम एक्साइट हो सकता है। क्लियर इतनी बात? हो गया। अब हम सवाल ले लेते हैं, यहीं पर मिटा दूं इसे, ठीक है। अब जरा देखो, मिटा दूं इसे। अब आप एक काम करो, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोलिजन होता है, और प्रोटॉन क्या था, रेस्ट पे था और मासेस सेम मान रखे हैं, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, k0/2 होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन/2 होगा, मैक्सिमम उतना या उससे कम, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर k0 20.4 था, नहीं 20.4 से थोड़ा सा कम था मान लो, 20.4 से कम है तो 18 मान लेते हैं, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 9 का हुआ, हाँ या ना। अब मैक्सिमम लॉस 9 का हुआ, क्या H एटम एक्साइट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा H एटम एक्साइट, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब फिर कोलिजन कौन सा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा भाई, परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर ये 18 काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, ठीक है, इतनी बात, तो जब हमने चेक करा कि मैक्सिमम लॉस कितना हुआ 9 का, वो 9 क्या H एटम ले पाया, नहीं ले पाया, ठीक है, इतनी बात। मतलब और लॉस और कहीं जा नहीं सकता था, ये भी बताया था मैंने कि लॉस सिर्फ किस में जाता है, एक्साइटेशन में जाता है, ना टेम्परेचर हीट करने में, ना साइज बदलने में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यानी कि अगर एक्साइट नहीं हुआ H एटम तो लॉस हुआ ही नहीं, लॉस नहीं हुआ तो कौन सा कोलिजन हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या होगा, अगर ये 18 काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है तो बाद में टक्कर के बाद ये रुक जाएगा और ये 18 लेकर के चला जाएगा, और किस में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्लियर इतनी बात। तो अब जरा हम इसको एग्जांपल से लेते हैं क्वेश्चन को। मान लो हमारे पास न्यूट्रॉन, सेम क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन आ रहा था कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के, k0 इज 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लेके आ रहा था, ठीक है, इतनी बात, 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, क्या क्या हो सकता है, ये चेक करना है, ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले लिखो, केस 1,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये भी हो सकता है, हाँ या ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन न्यूट्रॉन comes to rest, neutron comes to rest and H atom in ground state moves with kinetic energy 24.5 electron volt, moves with kinetic energy 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को इशू है भाई? हाँ बता। तुझे कैसे पता कोलिजन कौन सा हुआ? कोलिजन भी तो डिपेंड करेगा कि भैया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, या बीच का कोई कोलिजन हुआ, ठीक है इतनी बात। अब देखो दूसरा केस लिखो जरा, केस 2। assuming collision to be perfectly inelastic, assuming collision to be perfectly inelastic, ठीक है इतनी बात। अब अगर हम कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक मान लेते हैं, ध्यान सुनो, तो लिखो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड इट इज 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना, आधा हो जाएगा। अब चेक करते हैं भाई, अगर मैं इस केस को देखूं तो इस केस में होने वाला क्या अपने पास, ये न्यूट्रॉन भी कितने से चलेगा, V से, और ये भाई भी कितने से चलेगा, V से। यही होता है कि नहीं होता है? अरे याद है परफेक्टली इनइलास्टिक में ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? और लॉस कितने का हुआ, 12.25 का। अब आप एक काम करो, H एटम के एनर्जी लेवल्स देख लो। हाँ या ना? अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना चाहिए, जल्दी बताना बेटा, दिस माइनस दिस करो फटाफट, कितना आ रहा है, 12.09 या 12.1 ले लिया इसने, कितना ले लिया, 12.09 ही ले रखा, चलो। इतना चाहिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कितना चाहिए, 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल क्या? लॉस ही क्या हुआ था, 12.25 का, ये ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल कौन कौन से, ये दोनों केसेस हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारा लॉस जो 12.25 हुआ था वो इसमें जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है सारा, नहीं जा रहा। मतलब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, कैसा है, कुछ पार्शियल सा कोलिजन है बीच वाला, ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें हम पहला केस देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, दूसरा। और अगर ऐसा हुआ, ये दोनों केसेस हुए, तो इनकी वेलोसिटीज अब सेम नहीं होंगी। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना? इनकी वेलोसिटीज भी अब सेम नहीं हो सकती। सेम तो तब होती जब लॉस कितना होता, 12.25 होता, लेकिन वो डिफरेंस ही नहीं मिला मुझे कहीं। अरे यस और नो भाई, अगर मैं दे देता काइनेटिक एनर्जी कितनी, 20.4 दे देता, 20.4 देता, तो मैं कहता ये वाला केस हो जाएगा, दोनों सेम वेलोसिटी जाएंगे बाद में, हाँ या ना? लेकिन ऐसा तो केस ही नहीं हुआ। हुआ क्या कि लॉस हो रहा था कितना, लॉस जो मैक्सिमम था वो किसके बराबर था, 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो किसी भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर रहा है, तो वो वाला खेल तो नहीं होगा कि वो लॉस हो जाए। तो लॉस क्या होगा, जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटम एक्साइट तभी हो सकता है जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर ही क्या मिले उसे, एनर्जी मिले। क्लियर है इतनी बात?
तो हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो रहा है। तो कौन सा केस अब हम लेते हैं इसमें, ए पार्ट। ए पार्ट कौन सा, लॉस ये हो गया लॉस ये, ठीक है। इतनी बात, मतलब H एटम नाउ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कोई इशू है इसमें? अब देखो H एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब जब H एटम आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो अब आप देखो एक मिनट, अब न्यूट्रॉन V1 से जा रहा है और H एटम कितने से, V2 से, और एक और चीज, ये H एटम किस में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर इतनी बात, कोई इशू है इसमें? अब मेरा दूसरा पर्पस ये था कि मैं इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जानना चाहता हूं, किसकी, न्यूट्रॉन की और H एटम की इस सिचुएशन में, ठीक है। इतनी बात कितनी है? तो अब आप एक काम करो, आप एक बात दो, इनिशियल एनर्जी कितनी थी ये, उसमें से 10.2 कौन खा गया, H एटम, तो बची हुई कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई, 24.5 माइनस 10.2, ठीक है। तो करना जरा, 24.5 माइनस 10.2 इज इक्वल टू, जो बची हुई एनर्जी है वो इन दोनों की किस में गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो K ऑफ न्यूट्रॉन प्लस K ऑफ H एटम, हाँ या ना? अब यहां पर V1 और V2 दोनों क्या अननोन है। एक और इक्वेशन है मेरे पास, क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, mv2 प्लस mv1 इज इक्वल टू व्हाट, mu0। पता है कि नहीं पता है? अरे यस और नो? तो क्या हो गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट, u0। कितने अननोन है जरा बताना, दो ही अननोन है, v1 और v2, है या नहीं? तो अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें बेटा, ठीक है, इतनी बात, तो अब हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, v1 v2 सॉल्व करके। तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक केस आ गया, ठीक है। अब सॉल्व आप लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि मेरी किताब में भी नहीं करा हुआ है। उसने कहा सॉल्विंग दीज यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, तो कर लेना भाई जो करना होगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा लिख दूं, दूसरा केस क्या हो सकता है, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो सकता है, H एटम इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो, चलो कुछ भी रहने दो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा, अब जरा देखो 24.5 माइनस कितना बेटा, 12.09 इज इक्वल टू K न्यूट्रॉन प्लस K H एटम, और दूसरा एक तो है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू U0, यहां से आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता। अब वो आपसे E भी पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इस केस का भी और इस केस का भी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन व्हाट, U0, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? क्लियर है, तो ई भी आ जाएंगे दोनों के, ठीक है, कर लोगे, नोट करो इस बकवास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिर्फ एनालिसिस करना होता है कोलिजन वाले में, कोलिजन वाले में आपको सवाल नहीं करना होता, अगर आप एनालाइज करोगे तो आंसर आ जाएंगे। हो गया, बढ़े आगे। मिटा दूं इसे, अब देखो, अब लिखो जरा, एक और क्वेश्चन देखो, आईआईटी में आया हुआ सवाल है, उसको देख लो। अब देखो भाई, अपने पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है, ये काइनेटिक एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चल रहा है, और यहां पर He प्लस रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात, ये हमारा He प्लस रेस्ट पे था यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या कहता है,
जब इन दोनों की टक्कर होती है, वो पीछे से आ रहा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात। और कैसा ग्राउंड स्टेट में भी बेटा, कैसा है? अरे हाइड्रोजन लाइक एटम ही है, और तो कुछ नहीं है, हाँ या ना? He+ इज व्हाट? हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। ये जब आया, जब टक्कर हो गई, टक्कर के बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन 90 डिग्री पर ऐसे चले गए, कितने सारा था मान लो, V0 से, ये न्यूट्रॉन हो गया कितने से, Vn से, और He ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे ही जाएगा बेटा कि नहीं जाएगा, पहले बताओ मुझे। अरे यार मोमेंटम तो कंजर्व करना है, तो He को ऐसा जाना पड़ेगा, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था उससे कुछ एंगल पे, कितने एंगल पे गया, थीटा पे, VHE ऐसे गया, ठीक है, इतनी बात। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन, न्यूट्रॉन की पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर कोलिजन। दूसरी चीज, वेवलेंथ्स of emitted radiations after collision, wavelengths of emitted radiations after collision। अब ये कोलिजन हेड ऑन तो नहीं है, कैसा कोलिजन है, ओब्लीक है, ओब्लीक कोलिजन हो गया कि नहीं हो गया, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखो भाई, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व होना, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, अच्छा एक चीज और, इसका मास अगर m है तो इसका कितना लेना है आपने, 4m लेना है, दे रखा है, ठीक है, इतनी बात की। He+ एटम का मास इज 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, गिवन है हमें, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले mV0 इज इक्वल टू 4m VHE cos थीटा, ये है या नहीं है, एक इक्वेशन। दूसरा mVn इज इक्वल टू 4m VHE sin थीटा, ये भी है या नहीं है, हाँ या ना? अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं दोनों साइड, तो मेरे पास आता है V0 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू VHE स्क्वायर। आता है कि नहीं आता, पहले बता दो मुझे, इतनी बात बनती है कि नहीं बनती है, यस और नो? अब आप एक चीज देखो, ये 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ 4m इंटू VHE स्क्वायर, इसकी कितनी हो गई, हाफ m इंटू VN स्क्वायर, ये दो हो गए, प्लस कुछ लॉस भी तो हुआ होगा कोलिजन के दौरान, हाँ या ना? अरे कुछ लॉस भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है भाई, टक्कर के दौरान। और वो लॉस किस में क्या होगा, H को एक्साइट करने में, अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा चेक करते हैं, तो पहले हम HE के क्या ले लेते हैं, एनर्जी लेवल्स ले लेते हैं। HE के एनर्जी लेवल्स देखो, यहां पर -54.4, अरे Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितने से, 4 से मल्टीप्लाई हो गया 13.6, तो कितना हो गया 54.4। अगला वाला बता फटाफट, -13.6, अगला वाला बता, मल्टीप्लाई कर रहा, पक्का गलत मत कर दियो ना, लपेटे में आ जाएगी, देख ले भाई, मुझे नहीं पता। अगला वाला, चलो और भी होंगे ऊपर ऐसे, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ केसेस से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बताना है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इतनी बात। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं ए पार्ट, He+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ या ना, He+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लॉस कितने का होना चाहिए, दिस माइनस दिस, जरा बताना कितना आ रहा है,
पक्का गलती मत करना बस। हाँ या ना? तो 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इतना तो He को क्या कर गया, एक्साइट करने में चला गया। बाकी बचा है वो किस में गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड हीलियम एटम। यस और नो? तो चलो, तो 65 में से घटाओ पहले, कितना आ गया भाई, वही तो बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी है। जल्दी बताओ कितना आया। अरे मैं ही कर देता हूँ, मेरी किताब में लिखा होता है। कितना? एक तूने सारा कबाड़ा कर दिया। इधर कर थोड़ा सा और इधर कर, बस अब छोड़ दे। कितना हो गया? 24 पॉइंट। पक्का? दिस माइनस दिस 24.2 आएगा। हाँ मैं ही कर देता हूँ भाई, तुम लोग रहने दो। 2 4, हाँ ठीक है भाई, 24.2। ठीक है, तो कितना आ गया? 24.2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना, हाफ m इंटू वी एन स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू वी एच ई का स्क्वायर। अब एक काम करो निकम्मो, वी एच ई का स्क्वायर, ठीक है, कैन बी रिटन एज दिस। हाँ या ना? तो कितना हो गया? 24.2 इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी एन स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय 16 प्लस हाफ 4m, मुंह बंद रख, वी एन स्क्वायर बाय 16। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? आप एक बात बताओ यार, ये आ गया नीचे 4 आ गया। हाँ या ना? एक बात बताना, हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर इज वॉट, 65। 65 है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, 65/4। यस और नो? तो इसको उधर पटक देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 24.2 माइनस 65/4 इज इक्वल टू, यहां भी देखो ये 4 आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बाय कितना, 4 है। तो कितना आ गया, 5 kN/4। यस और नो? 5 kN/4 आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करो, देखो kN की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बे, कितनी आ रही है? 5 आ रही है, 1 मिनट बताता हूँ। सॉल्व करो 1 मिनट, एटम की दे दी इसने तो गधे ने। मतलब He प्लस एटम की तो 17.85 आ रही है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। चलो निकाल लेते हैं, आ गई भाई, कितना आ जाएगा, 4 से काटो तो 16.25, 16.25, 24.2 माइनस 16.25 इंटू 4/5, जो भी आना है करके देख ले यार, मशीन है तो। कितना? चुप 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 चुप, मुंह बंद रख, हाँ जल्दी बता। 6.36 सही आंसर है। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी किसकी है, न्यूट्रॉन की है। आ गया? ठीक है, इतनी बात। अगला केस देख लो भाई, अगला देखें। अब देखो अगले केस में क्या है, एटम किस में गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया तो लॉस कितना भाई, दिस माइनस दिस, कितना आया, 48.36। अब भाई देखो 65 माइनस दिस, हाँ या ना? अरे 65 माइनस दिस, तू करते रहे यार, तेरे पास है सामान। हाँ अब तो समझ में आ रहा है करना क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन है आपके पास अब। 16 पॉइंट, जल्दी बोल, 64। अब देखो भाई, इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये बन गई कहानी की नहीं बन गई? अरे बन गई कि नहीं बन गई, जल्दी बताओ मुझे। बन गया। अब यहां क्या आया, 16.64। अब जल्दी से बता, 0.312। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.312। ये आ गया कि नहीं आ गया?
दो पार्ट हो गए, दोनों पॉसिबल अवेलेबल। अब तीसरा, अगर हम इसको ले जाते हैं किसमें, एक मजेदार बात देखो, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी घट रही है, अगले वाले में काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन नेगेटिव आ जाएगी, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। यही बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो थर्ड कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो लड़की एक बात बता, दिस माइनस 51 आ गया, तो ये क्या आ गया 51। अब 65 माइनस 51 कितना आ गया 14, 14 होता है ना, मिटता भी नहीं है। फोर्टीन, और यहां पर 14 माइनस दिस, तो यानी कि क्या हो गया Kn नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास कोलिजन के दो ही केस पॉसिबल थे, हाँ या ना भाई? काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद या तो न्यूट्रॉन की जीरो हो जाती है या उससे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं होती है। तो हमारे पास दो ही केस पॉसिबल थे, हो गया हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अब अगला सवाल क्या था, कोलिजन के बाद जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ, तो निकम्मो जो फोटॉन्स निकलेंगे वो कौन से होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि एच ई एटम क्या है, एक्साइटेड है, एक्साइटेड है तो अपनी किस में आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, दिस माइनस दिस, और एक की क्या होगी, दिस माइनस दिस, उसको एच सी बाय लैम्डा लिखना, आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नोट करो इस बकवास को। तो ये हमारे पास क्या है भाई, एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बुकलेट है अपने पास, देना जरा मुझे एक बार, दोनों दे दे, खुश हो जाए। अब देखो भाई, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब कोई एक्साइटेड एटम होता है, एच एटम, उससे जब फोटोन निकलता है तो उसकी वेवलेंथ, मतलब एच एटम भी क्या करता है, रिकॉइल करता है, बताया था, बताया था ना, ठीक है। लिखो कॉम्पटन इफेक्ट, लिख लो पहले कॉम्पटन इफेक्ट, ये बताना भूल गया था मैं शायद। कॉम्पटन इफेक्ट लिखो भाई। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है भाई, देखो एक मिनट, मैंने एक बात बताई थी कि अगर फोटोन हमारा किसी इलेक्ट्रॉन या किसी चीज के साथ टकराता है और वो चीज मटेरियल के अंदर है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, मैटर के अंदर है, मतलब मेटल प्लेट के अंदर है, तो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री न्यूट्रॉन है, ठीक है, इतनी बात, तो अपनी पूरी एनर्जी लूज नहीं करता है, वो एक नया फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक ये फोटोन है सपोज, कितनी वेवलेंथ का, लैम्डा नॉट का, ये ऐसे आ रहा है। तो एक बात बताओ, इसका मोमेंटम कितना होगा, एच बाय लैम्डा नॉट, ये सुनो, यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है फ्री, ठीक है, स्पेस में, ये फोटोन ऐसे आया और इसके साथ टकराया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, कितनी वेलोसिटी से, वी से, और नया फोटोन ऐसे गया इधर की तरफ, कितना वेवलेंथ का, लैम्डा का। क्लियर है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल कितना, बीटा। ठीक है, इतनी बात कुछ इस टाइप से। अब आप एक चीज देखो, अब यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, इतनी बात, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखो जरा, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, एच बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच बाय लेमडा कॉस अल्फा प्लस एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वीई कॉस बीटा। एक होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? दूसरा, एच बाय लेमडा साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वीई साइन बीटा। दो, यस और नो? तीसरा, एनर्जी एच सी बाय लेमडा नॉट, ये एनर्जी इसमें और इसमें गई, एच सी बाय लेमडा प्लस हाफ एम इंटू वीई स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, ये एनर्जी दो हिस्सों में जा रही है, मतलब जो ये वाला फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन,
एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन is less than energy of incident photon. yes or no? अरे मानते हो या नहीं मानते हो? और ऐसा हुआ तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट वाले से बड़ी है। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या निकालना होता है, जो मेडिकल में सवाल आया हुआ है उसमें यही निकालना होता है कि कितना चेंज आया वेवलेंथ में, कितना चेंज आया वेवलेंथ में। ठीक है, इतनी बात। तो किसके बराबर होता है? अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तीन इक्वेशन है। अब हमें क्या मिलता है? लेमडा माइनस लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी 1 माइनस कॉस अल्फा। ये इंक्रीज इन क्या मिला? वेवलेंथ। क्या मिल गया? इंक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं दिखा आपको, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करते रहो, आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब जो मेडिकल में सवाल आया वो पता क्या आया हुआ है? मैक्सिमम इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो कितना आ जाएगा? 2hc 2h बाई एम इंटू सी। अब अल्फा क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। मैक्सिमम तो तभी हो सकता है ना जब अल्फा क्या हो जाए? 180। तो कुछ नहीं करना, वो कुछ देता भी नहीं सवाल में, वो बोलेगा कि एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, इतनी बात। तो लेमडा लुमडा देगा ही नहीं, उससे मतलब ही नहीं उससे, क्योंकि वैल्यू क्या आने वाली? 2h बाई एम इंटू सी। तो h की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, c पता है, आपका आ गया आंसर। ठीक है, इतनी बात। नोट करो इस बकवास को। चलो देखो क्वेश्चन क्या, मिटा दें इसे। तो अब क्लियर क्या करना है। और जो आपके पास सवाल आने वाला है, कोई डाटा नहीं देगा, उसमें बोलेगा मैक्सिमम इंक्रीज इन वेवलेंथ बता दो, तो आपके पास सीधे रिजल्ट है। ठीक है, अब अगला देखो। और अगर आपसे ही बोले कि वेवलेंथ में चेंज नहीं हुआ, तब क्या होगा? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 होने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोलिजन क्या हो जाए आपका? हेड ऑन हो जाए, तभी हो पाएगा ये। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन में कोई चेंज वेवलेंथ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, इतनी बात। तब वो फोटोन को पूरा का पूरा क्या कर लेगा? अब क्या कर लेगा? लेमडा किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा नॉट। मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी जब वो फ्री है। कौन से कोलिजन में? हेड ऑन में। ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। अब अगली कहानी देखो। क्वेश्चन क्या हमारे पास? लिखो, लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब filled with H atoms. Light coming from discharge tube filled with H atoms. तो लाइट कहाँ से आ रही है? एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब से आ रही है जिसमें क्या भरे हुए हैं? H एटम्स भरे हुए हैं। दिस लाइट फॉल्स ऑन कैथोड ऑफ photoelectric cell. This light falls on cathode of photoelectric cell. ठीक है। The work function of cathode is 4 electron volt. वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। व्हाट शुड बी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस फोटोइलेक्ट्रिक सेल? बताओ भाई। -10। सही कह रहे हो। देखो भाई, डिस्चार्ज ट्यूब से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो लाइट की जो आ रही है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये फोटॉन्स की एनर्जी है। अरे सबसे बड़ा वाला फोटोन इतनी एनर्जी लेके आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हाँ या ना? तो फोटोन की एनर्जी ये है। वर्क फंक्शन कितना हमारे पास? 4। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो गई? E-5। मतलब कितना? 13.6 -4 कितना आ गया? 9.6। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए? -9.6 वोल्ट्स। 10 क्यों बोल रहे हो बे? मैंने ऑप्शन थोड़ी दिए तुम्हें। ठीक है, कितना आ गया? -9.6 वोल्ट्स। ठीक है, इतनी बात। आगे देखो। अच्छा, हमने एक्सरे नहीं पढ़ा ना अभी। ठीक, चलो पहले एक्सरे खत्म कर लें तब बात करते हैं। लिखो जरा एक्सरे।
इसको खत्म कर लें तब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट से। अब एक्सरे क्या होता है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? फोटॉन्स पड़ते थे तो मेटल प्लेट से क्या निकलते थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात। यहाँ उल्टा है, मेटल टारगेट के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो मेटल टारगेट में से क्या निकलते हैं? फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, एंड दोज फोटॉन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सरेज। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इट इज इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it is inverse of photoelectric effect. Over here fast moving electrons, over here fast moving electrons are incident on, or fast moving electrons are incident on solid target, then it was observed that highly penetrating radiation is emitted from the solid target. Highly penetrating radiation is emitted from the solid target. क्योंकि जब एक्सरे डिस्कवर हुआ था उस वक्त हम विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बारे में जानते हैं, क्योंकि तब तक सिर्फ क्या आया था? स्पेक्ट्रम आया था, तब तक भी नहीं आया था प्रॉपरली। ठीक है, तो उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले क्या मिल गए हमें? रेडिएशन मिल गए। ठीक है, उस वक्त नाम नहीं पता था, इसी वजह से क्या नाम रख दिया? एक्सरे रख दिया, और कुछ नहीं था। लिखो जरा, रेंज ऑफ दीज रेडिएशंस is from 0.1 एंगस्ट्रॉम to 100 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहां तक? 100 एंगस्ट्रॉम तक। 100 एंगस्ट्रॉम से बड़े वाले कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट होते हैं। ठीक है, 3600 एंगस्ट्रॉम से आगे वाले कौन से होते हैं? विजिबल होते हैं। 7500 से आगे वाले कौन से होते हैं? इंफ्रारेड होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या कहानी होगी कि हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के ऊपर हिट कराया या टारगेट के ऊपर हिट कराया, तो टारगेट से क्या निकला? रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत छोटी है। और किस ऑर्डर की है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच के। इसको हमने क्या कहा? लिखो, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज एक्सरेज। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज एक्सरेज। अब इसके प्रोडक्शन की बात कर लें भाई। लिखो, कोलिज ट्यूब। कोलिज ट्यूब मतलब जिसमें एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलिज ट्यूब कहते हैं। बना लेते हैं भाई। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब होती है वैसे ये भी होता, कुछ नहीं। फिलामेंट, फिलामेंट मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई। ठीक है, इतनी बात। फिलामेंट को हम हीट करेंगे, हीटेड थर्मो आयनिकली। तो हम क्या करते हैं? एक टंगस्टन की पट्टी लेंगे या मॉलिब्डेनम की, उसके अराउंड एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, सिलेंडर को गर्म करेंगे। सिलेंडर की हीट किसको मिलेगी? फिलामेंट को मिलेगी। फिलामेंट को जैसे जैसे हीट मिलेगी कभी ना कभी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? इजेक्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात। अब और मैं कैसे कर रहा हूँ? थर्मो आयनिकली, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? जीरो ही है लगभग। अगर मैं यहाँ पर मेटल प्लेट लेता, उसके ऊपर फोटोन डालता, तब उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होती? अलग अलग होती, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। इसलिए मैंने कौन सा लिया? थर्मो आयनिक एमिशन। ठीक है, इतनी बात। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकले, किसी भी डायरेक्शन में निकलेंगे, यहां पर हमने एक अपर्चर लिया, सीधे जाने दिए इलेक्ट्रॉन्स, सीधे जाने दिए, और एक और काम करा।
कॉपर ब्लॉक और इसमें एक पत्ती सी फंसा दी, किसकी? टारगेट मेटल की। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? टारगेट मेटल, मतलब कॉपर के ब्लॉक में एक स्ट्रिप सी डाल दी, मतलब टारगेट मेटल, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे दिया, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? काइनेटिक एनर्जी गेन करें। वही मैंने यहाँ पर V वोल्ट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया? 0 कर दिया, इस प्लेट का 0 और इसका क्या? V। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे यहाँ पर हिट करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, जरा बताना मुझे। EV से आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे यस और नो? और ये इलेक्ट्रॉन किसको हिट करेंगे? मेटल टारगेट को। मेटल टारगेट को हिट करेंगे तो हमने क्या कहा, उसके बाद इससे क्या निकलते हैं? एक्सरे, फोटॉन्स निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सरे। एक और चीज, इसके साथ में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? ये कूलेंट पाइप्स लगा रखी हैं, ताकि जो भी एक्सेसिव हीट यहाँ प्रोड्यूस हो वो क्या करे? कूलेंट लेके चला जाए जल्दी से। ठीक है भाई, अब एक एक करके चीजों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, और कैसे एमिट करेगा? थर्मो आयनिक एमिशन से, और कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, इतनी बात, इतनी कहानी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन गन के बारे में लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लिखो सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। लिखो, एक बात बताओ यार, अगर एक्सरे मशीन में मतलब कितना वोल्टेज चाहिए होता है एक्सेलरेट करने के लिए? 20 किलो वोल्ट से ज्यादा चाहिए होता है, मतलब 20,000 वोल्ट या उससे ज्यादा। लिखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 20 किलो वोल्ट्स। कितने से एक्सेलरेट करेंगे? 20 किलो वोल्ट या उससे ज्यादा से। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या डीसी सोर्स से ऐसा कर पाओगे? मुश्किल पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी बैटरी चाहिए जो 20,000 वोल्ट क्या करती हो? प्रोड्यूस करती हो। ठीक, उतनी बड़ी बैटरी कार में भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ट्रक में भी नहीं लगती है। ठीक, और तो इसका मतलब एक्सरे मशीन में हम डीसी यूज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए? स्टेप अप। मैंने बनाया भी, देखो ये ट्रांसफॉर्मर ही बनाया है, ऊपर 220 दूंगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाया। यहाँ पर क्या निकल के आ गया? 20,000 आ गया या 22,000 आ गया, जो भी चाहिए था। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो दिस वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्टेप अप एसी सोर्स। भाई डॉक्टर की क्लिनिक में तो 220 ही आता है, वैसा थोड़ी अपने लिए कोई बड़ी सी बैटरी लगवाता है कि 20,000 वोल्ट प्रोड्यूस हो वहां पर, या कुछ ऐसा सिस्टम करता है, ऐसा नहीं करता वो क्या यूज कर रहा है? स्टेप अप। क्या यूज कर रहा है? मतलब उस मशीन के अंदर ही स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा है जो 220 को किस में कन्वर्ट करेगा? 22,000 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात लिख लिया हमने। अब दूसरी चीज, टारगेट। जो ये टारगेट है भाई, ये जो पत्ती सी बना रखी है हमने, टारगेट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लिखो, टारगेट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ या ना? अब इतनी तेज वाले इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं, ठीक है, तो गर्म होने लगेगा टारगेट, गर्म होने लगेगा तो मेल्ट कर गया तो बेकार हो गया। ठीक है, तो टारगेट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा? बताओ भाई। जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, उसको कोई लेके भाग जाए उसकी हीट को। और कौन, इसीलिए हमने यहाँ कूलेंट लगा रखा और कॉपर ब्लॉक में एडमिट किया। कॉपर इज व्हाट? गुड कंडक्टर। तो जो यहाँ हीट प्रोड्यूस होगी उसको कॉपर लेगा, और कॉपर से लेकर के कौन चला जाएगा? कूलेंट भाग जाएगा। ठीक है, इतनी बात।
तो इसलिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी। एक और चीज भाई लिखो, एज वेल एज हाई एटॉमिक नंबर, मेन तो ये है, एज वेल एज हाई एटॉमिक नंबर। एक बात बताओ यार, अगर आप ये स्ट्रिप एच एटम की बना देते, सपोज बना देते, तो जो आपको फोटॉन्स मिलते उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें अल्ट्रा वायलेट मिलता है, ठीक है, इतनी बात। एक्सरे रेडिएशन नहीं मिल सकता इतनी कम, मतलब अगर मैं देखूं, मैं कह रहा हूं 100 एंगस्ट्रॉम है ना, तो एच सी अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम, एच सी क्या होता है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 100। तो जरा देखना 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए कि नहीं चाहिए? फोटोन 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन तभी हो सकता है जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या हो? बड़े हो। अरे यस और नो? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर बड़ा होगा, अगर जेड की वैल्यू बड़ी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या होता है, अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल को ही माने, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जेड बड़ा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। अभी आपने देखा एच ई प्लस में क्या आ रहा था? 54, 13.6 ऐसे आ रहे थे। एच एटम में क्या आ रहा था? 13.6, 3.4, इस टाइप से। क्लियर इतनी बात? तो क्या लिखा हमने? शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर so that difference of energy levels, so that difference of energy levels is large enough to produce photons, so that difference of energy level is large enough to produce photons of range 0.1 angstrom to 100 angstrom। ठीक है भाई, कूलेंट का काम क्या है पता ही है आपको? कूलेंट का काम क्या है? हीट लेके भाग जाना, ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ी सी और बातें लिख लो, फिर आते हैं मैकेनिज्म पे। लिखो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, मतलब कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, वही इंटेंसिटी हो गई। और कितने फोटॉन्स एक्सरे के निकल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? इंटेंसिटी। तो लिखो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग मेटल टारगेट, या टारगेट, मेटल मत बोलो। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग टारगेट। अरे सीधी सी बात है यार, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है तो एक ही फोटोन निकलेगा। साला 100 लोग हिट करें तो ज्यादा फोटोन निकल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो ये कहानी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब डिपेंड्स अपॉन क्या? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग मेटल टारगेट कैसे चेंज कर सकते हो आप? फिलामेंट से ज्यादा लोग निकलने लगे। अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गधे, फिलामेंट से ज्यादा निकलेंगे तो आगे भी तो ज्यादा जाएंगे। अब फिलामेंट से निकल ही एक रहा है, ठीक है, तो कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस कर लो उससे क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी को? ठीक है, इतनी बात। भाई अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फिलामेंट से तो एक ही तो पहुंचेगा, ठीक है, तो मुझे तो कहां बढ़ानी चाहिए? फिलामेंट में बढ़ानी चाहिए। तो लिखो जरा, लिखो, दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग emission of electrons from filament ठीक है, क्या इंक्रीज कर दें? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिलामेंट। अब वो किसी भी तरीके से करें हम, फिलामेंट, क्योंकि हम इंडक्शन फर्नेंस से थर्मोआयनिक एमिशन करते हैं हमेशा। आपने इंडक्शन फर्नेंस पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में, क्यों ना पढ़ा भाई? इंडक्शन फर्नेंस क्या बकवास, गर्दन ऐसे लाता गधा, 100 बार यूज होता है मेटलर्जी में, है ना? फिजिक्स में ही पढ़ा है, अब बता। मैंने पढ़ाया है, हाँ EMI पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बता? तो याद नहीं फिर क्या कर रहा है? इंडक्शन फर्नेंस का मतलब क्या होता है? फिलामेंट एक पत्ती सी है, उसको हमने एक हॉलो सिलेंडर में रख दिया मेटल के। अब उस हॉलो सिलेंडर के अक्रॉस हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो उस हॉलो सिलेंडर में लार्ज नंबर ऑफ क्या एडी करंट लूप्स बन जाएंगे। एडी करंट लूप्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? जल्दी से गर्म होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद भी वहीं बैठे पड़े हैं यार। अब लिखो जरा दूसरी चीज,
मेटलर्जी में इंडक्शन फर्नेस तो यूज करते हैं यार हम बेटा, इसीलिए यहाँ बैठे हैं हम, ठीक है। अब लिखो क्वालिटी ऑफ एक्स रेज, अगला पॉइंट, क्योंकि मैं अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी सी और बातें बता रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एक्स रेज आर मेजर्ड बाय पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ, क्या कहते हैं, रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। तो जो लेस पेनिट्रेटिंग एक्सरेज होती हैं उनको सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे, जो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है उनको क्या कहेंगे, हार्ड एक्सरेज कहेंगे। तो लिखो जरा, लेस पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आर सॉफ्ट एक्सरेज एंड हाईली पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आर हार्ड एक्सरेज। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, अब आते हैं मैकेनिज्म, कैसे ये रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो भाई फोटॉन्स आ रहे हैं ना, फोटॉन्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, किस रेंज में, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के। तो ये क्या हो गया कि स्पेक्ट्रम हो गया, किसका स्पेक्ट्रम हो गया, एक्सरे का, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, एक्सरे स्पेक्ट्रम is of two types, continuous X-ray spectrum and characteristic X-ray spectrum। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस वाला। इसको हम कहते हैं ये भी कह सकते हैं भाई, ठीक है, जर्मन वर्ड है, हमें क्या मतलब इससे, ठीक है। अब खेल क्या भाई, देखो एक मिनट, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो, टारगेट में कोई ये एटम है, भाई टारगेट जो हमने स्ट्रिप रखी थी उसके अंदर कोई एक ही एटम है, मान लो। कई सारे शेल्स होंगे कि नहीं होंगे पहले बताओ, क्योंकि Z की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, E इंटू वी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V इज व्हाट, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भाई जब ये आएगा, ठीक है, जब तक ये एटम से दूर है, मतलब बाहर है, एटम के बाहर है, तब तक एटम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज ऑफ एटम इज व्हाट, जीरो। अरे भाई हमने पढ़ा है गॉस लॉ के हिसाब से, अगर मैं यहाँ गॉसियन सरफेस बनाऊं इस जगह पर, तो अंदर चार्ज क्या है, जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये कुछ पाथ इसका ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताओ मुझे। हाँ या ना, क्योंकि अब न्यूक्लियस का चार्ज इफेक्टिव होने लगेगा, ठीक है। इसका पाथ ऐसे हो सकता है, अगर इसका पाथ ऐसे हो गया तो पाथ क्या कर गया, डेविएट कर गया, पीछे से यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ आ रहा है, अब क्या कर गया, डेविएशन आ गया पाथ में, मतलब एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया। अगर किसी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया तो क्या एमिट करेगा, और कॉन्टिन्यूअस क्या है इसमें, एक्सेलरेशन है, तो क्या एमिट करेगा, ये रेडिएशन, फोटॉन्स एमिट करेगा, दैट इज एक्स रेज, ठीक है, इतनी बात। क्या एमिट करेगा, एक्स रेज एमिट करेगा। अब एक चीज और, जब यहां ये निकलता है तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी के एफ हो गई, मान लो कितनी हो गई, के एफ। तो इसने जो फोटोन एमिट करे, ठीक है, इतनी बात, वो कितनी एनर्जी की एमिट करे, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी भाई, ठीक है, इतनी बात। इतने के एमिट करे कि नहीं करे, तो इसने जो फोटोन एमिट करा, एक्सरे फोटोन एमिटेड, कितना हो गया,
hc बाय लेमडा, ये एनर्जी हो गई फोटोन की, इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी कि एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू ईवी माइनस के फाइनल, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी माइनस के फाइनल। ये कहानी आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है ऐसा कि नहीं आ रहा है भाई? चेक करो। अब एक बात बताओ यार, लेमडा की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब के फाइनल क्या हो जाए? 0। सारा का सारा किस में चला जाए? फोटोन में चला जाए। उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में जाए? फोटोन में। अरे ई वी सारा का सारा किस में गया? फोटोन में गया, हाँ या ना? तो लेमडा की कैसी वैल्यू आएगी? सबसे छोटी आएगी। और उस एक्सरे फोटोन की एनर्जी क्या आएगी? सबसे बड़ी आएगी। लेमडा छोटा तो एनर्जी क्या? सबसे बड़ी, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, अच्छा एक और चीज, अगर ये सीधे ही चला जाता, सीधे ही चला जाता, तो के एफ क्या हो जाता? ईवी के बराबर हो जाता, कोई चेंज नहीं हुआ। तो लेमडा तब बताना जरा कितना आ रहा है? इनफाइनेट। इनफाइनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी? 0, मिला ही नहीं फोटोन हमें। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है यहां पर? साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम is having range of wavelength between this, हाँ या ना? अरे यस और नो? तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ। अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इससे छोटी वेवलेंथ का एक्सरे स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। अरे क्लियर है? तो दिस इज कट ऑफ और मिनिमम वेवलेंथ। आगे कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो एक तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है। कल बात करेंगे आगे, ठीक है? तब देखते हैं।